नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। आज के इस कार्यक्रम में दो दोस्तों का जिक्र करेंगे, और जिक्र इसलिए कि एक से बढ़कर एक नगमे हैं इनके। कौन है ये? तो एक है हमारे दादा एस डी बर्मन साहब और हमारे रफ़ी साहब। दोस्तों, बर्मन दादा का जब नाम आता है तो आर डी बर्मन साहब याद आते हैं, देव साहब याद आते हैं, किशोर दा याद आते हैं, और बहुत सी यादें हैं। और रफ़ी साहब ने उनके साथ गीत गाए। एस डी बर्मन साहब महान संगीतकार, और वो एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर रहे फिल्मी दुनिया में जिन्होंने सबकी आवाज़ का इस्तेमाल किया। रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया तो किशोर दा की आवाज़ का इस्तेमाल भी किया, और जब किशोर दा को गाने नहीं मिलते थे ज़्यादा। हालांकि देव साहब के लिए गाए किशोर दा ने ज़्यादातर गीत, जो उनकी फिल्म, क्योंकि देव साहब की फिल्मों में एस डी बर्मन साहब का म्यूजिक होता था ज़्यादातर, और जो किशोर दा की फिल्में रहीं वो अलग रही। और तलत साहब की आवाज़ का इस्तेमाल भी किया, चाहे सुजाता फिल्म हो या और फिल्में हो। मुकेश जी की आवाज़ का इस्तेमाल किया, बंदनी हो या बम्बई का बाबू हो। मन्ना डे साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि जॉनी वॉकर साहब तक के लिए बात एक रात की में एक गाना रफ़ी साहब ने गाया जॉनी वॉकर साहब के लिए, और एक जो कव्वाली नुमा था वो दादा ने कहा कि नहीं, इसे मन्ना डे साहब ही गाएंगे। तो उन्हें मालूम था कहाँ किसकी आवाज़ का इस्तेमाल करना है। ये फीमेल वॉइस में भी उन्होंने किया। और ज़्यादातर तालमेल अगर देव साहब की फिल्मों में हम देखें तो रफ़ी साहब और किशोर दा, रफ़ी साहब किशोर दा, कोई सी भी वो फिल्में हों, चाहे वो गाइड हो या बहुत सारी फिल्में हैं, किसी एक फिल्म का जिक्र करना मुनासिब नहीं है। और शुरुआती दौर में जो फिल्में थी देव साहब की, चाहे वो काला पानी हो और भी हो, बम्बई का बाबू हो, रफ़ी साहब ज़्यादा गा रहे थे। बहरहाल, कहने का मेरा मतलब यह है कि एस डी बर्मन साहब ने सबके साथ बड़ा अच्छा तालमेल बिठाया और सबकी आवाज़ का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। और ये तब की बात है जब लोग ये कहते थे कि किशोर दा को क्लासिकल नहीं आता, लेकिन एस डी बर्मन साहब ने उनकी आवाज़ का बखूबी इस्तेमाल किया। और जब वो बहुत ज़्यादा बड़े सिंगर तब नहीं बने थे, जब वो एक्टर थे ज़्यादातर, ख़ास करके 50 के दशक में या 60 के शुरुआती दौर में। खैर, बात अब करते हैं एस डी बर्मन साहब की और रफ़ी साहब की। तो रफ़ी साहब ने एक से बढ़कर एक नगमे गाए। हमने आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने यूज़ किया उनकी आवाज़ का, और शुरू से लेकर आखिर तक, चाहे वो कोई सी भी फिल्म हो। मैंने आपसे जिक्र किया प्यासा को कौन भूल सकता है, उसके बाद फिर तमाम फिल्में, काला पानी है, बम्बई का बाबू है, बात एक रात की, अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, और बेनज़ीर फिल्म हो, जो फिल्में जिनके नाम ज़्यादा नहीं आते उनके नाम ले रहा हूँ। गाइड का तो खैर हम नाम लेते ही रहते हैं। और बहुत सारी फिल्में हैं, चाहे वो तलाश फिल्म हो। खोया खोया चांद, खुला आसमान, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, बेखुदी में तुमको पुकारे, हमको नशा हो जाए, ऐसे तो ना देख जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग, दिल में एक जान तमन्ना ने जगह पाई है, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना, दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ हो, अकेला हूँ मैं इस दुनिया, तेरे मेरे सपने अब एक रंग। अब बात यह है कि मैं आपको किस्सा भी सुनाऊंगा कि आखिर कितना इज्जत का रिश्ता था एस डी बर्मन साहब और रफ़ी साहब के बीच में। और रफ़ी साहब ने भी, जब बर्मन दादा 1975 में इस दुनिया से गए, तो उन्हें याद करते हुए भावुक हो गए थे कि अब दादा भी चले गए, ऐसे लोग जाते जा रहे हैं, वो आपने सुना होगा। लेकिन एस डी बर्मन साहब जब कम काम कर रहे थे तो फिर आर डी बर्मन उनको असिस्ट करते थे, और फिर दूसरे संगीतकार भी आ गए थे, क्योंकि वो बीमार रहने लगे थे बर्मन दादा।
लेकिन देव साहब का ये मानना था कि एस.डी. बर्मन साहब उनकी फिल्मों में संगीत दें। हालांकि जो हम दोनों फिल्में जयदेव जी का संगीत है, क्योंकि वादा किया था देव साहब ने, तो जयदेव जी को मौका दिया और जयदेव जी ने सारे ही गीत रफ़ी साहब से गवाए मेल वॉइस में, जो एक्टर के लिए कभी खुद पे यार फिक्र को धुएं में अभिनय जाओ छोड़ के। और दूसरी तरफ जब देव साहब ने जॉनी मेरा नाम में जब कल्याण जी आनंद जी का संगीत लिया, ये बात बता रहा हूँ क्योंकि याद आई मुझे, तो कल्याण जी आनंद जी भी रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल तो करते थे, लेकिन मुकेश जी का या किशोर दा की आवाज़ या महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ का भी बखूबी उन्होंने जो है वो यूज़ किया है। तो जॉनी मेरा नाम में एक भी गीत रफ़ी साहब का नहीं है। तो ऐसा भी होता है, कोई संगीतकार पूरे गवा लेते हैं, कोई एक में नहीं गवाते, लेकिन बर्मन दादा ने तालमेल बिठा के रखा। अब आराधना आई और आराधना में पहले पूरे गीत रफ़ी साहब ही गाने वाले थे, लेकिन फिर रफ़ी साहब, फिर सारी बातें हम करते रहते हैं, फिर किशोरदा की एंट्री हो गई और फिर उन्होंने बहुत खूब गीत गाए और फिर एक चेंज हुआ पूरा इरा आराधना के बाद से, लोग ऐसा मानते हैं। हालांकि मेरा मानना है रफ़ी साहब उसके बाद भी गाते रहे, उसकी वजह हम डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन बर्मन दा अब कम काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी आप ये देखिए कि आराधना के बाद भी और भी बाद में जो फिल्म आई अभिमान हो, उन्होंने गीत गवाए ही ना, तेरी बिंदिया रे रफ़ी साहब से, और डुएट की जो ये गीत है लता जी के साथ। हाँ, तो मैं ये कहने का मेरा मतलब ये है, चुपके चुपके में भी रफ़ी साहब और का जो गीत है, डुएट की गीत है सारे का, धर्मेंद्र जी और अमिताभ बच्चन जी के ऊपर, तो आखिर तक एस.डी. बर्मन साहब ने तालमेल बिठाया सारे सिंगर्स का। बहरहाल मैं जो आपसे जिक्र कर रहा हूँ आज, एक जो फिल्म आई थी गैमलर 1971 में, देवानंद साहब और जाहिदा जी और बहुत सारे कलाकार थे, अमरजीत जी ने साहब इसको मेरे ख्याल से डायरेक्ट किया। इसमें एस.डी. बर्मन साहब का म्यूजिक, और इसमें अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर गीत किशोर जी ने गाए हैं। दिल आज शायर है और बड़े मशहूर इसके गीत रहे। और ये भी सुनने में आता कि एक गीत और रफ़ी साहब गाने वाले थे, लेकिन रफ़ी साहब ने नहीं गाया, फिर वो किशोरदा ने गाया। वो कौन सा गीत है आप हमें बताइए कमेंट करके। बहरहाल इसमें एक बड़ा मशहूर गीत है, मेरे ख्याल से नीरज साहब ने लिखा है, मेरा मन तेरा प्यासा। ये एक ही गीत है जो रफ़ी साहब ने गाया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एस.डी. बर्मन साहब को लगा होगा इस गीत को रफ़ी साहब भी इसके साथ इंसाफ कर सकते हैं, तो उन्होंने फिर, वो देव साहब के लिए गाते ही थे रफ़ी साहब, हमेशा चला ही आ रहा था ये शुरू से, ये तालमेल के देव साहब के फिल्म में दोनों गा रहे हैं, किशोरदा और रफ़ी साहब। तो इस गीत के लिए एस.डी. बर्मन साहब ने रफ़ी साहब से कहा कि आइए रिहर्सल करेंगे, और रफ़ी साहब फिर रिहर्सल करते थे। और रिहर्सल करते 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 वक्त आ गया कि भाई इस अब गीत को रिकॉर्ड करना है। तो बर्मन दादा ने रफ़ी साहब को अपने घर बुलाया, कहा एक और रिहर्सल कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग होनी है आज। तो रफ़ी साहब उनके घर पहुंच गए। उसके बाद ये तय हुआ कि भाई अब रिकॉर्ड करेंगे। बर्मन दादा को लगता था और रफ़ी साहब को भी कि भाई एक बार और, जितना रिहर्सल करो उतना अच्छा है, आखिर तक। तो अब ये जब जाने लगे स्टूडियो में, तो रफ़ी साहब ने बर्मन दादा से कहा कि आइए आप मेरी कार में चलिए। तो बर्मन दादा ने मना कर दिया कि नहीं मेरी कार में चलते हैं। और रफ़ी साहब ने कहा भाई बर्मन दादा की बात को कौन टाले, वो इतनी इज्जत करते थे रफ़ी साहब बर्मन दादा की, और बर्मन दादा रफ़ी साहब के सीनियर भी थे, बड़े भी थे। तो रफ़ी साहब ने कहा ठीक है, उनकी कार में बैठ गए और चलते चलते वो रिहर्सल हो रही है, बर्मन दादा बता रहे हैं रफ़ी साहब रियाज कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं। पहुँच गए स्टूडियो में और वहाँ जाके साजिंदे वगैरह सब थे और फिर ये गीत रिकॉर्ड हो गया। मेरे ख्याल से हो सकता है एक ही टेक में रिकॉर्ड हो गया हो। खैर बड़ा उम्दा गीत रिकॉर्ड हुआ, बड़ा अच्छा लिखा, बड़ा अच्छा संगीत है दादा का, और रफ़ी साहब के क्या कहने, मेरा मन तेरा प्यासा अद्भुत गीत है दोस्तों। सुनकर लगता है कि शायद रफ़ी साहब ही इसके साथ इंसाफ कर सकते थे, इसलिए दादा ने उनका सिलेक्शन किया। मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन कितनी है भोली आशा, मेरा मन जब से मैंने देखा तुझे मेरा दिल नहीं रहा, मेरा पूरी कब होगी आशा, मेरा मन अब बात यह आई कि कार में, जब रफ़ी साहब की कार में क्यों नहीं गए बर्मन दादा, ये देखिए वो जो मैं कह रहा था, इज्जत, एक दूसरे के रिस्पेक्ट। तो बाद में ये पता चला, लोगों को ये बताया गया, और या शायद खुद बर्मन दादा ने बताया, या लोगों ने इसका अंदाजा लगाया कि रफ़ी साहब इतने महान, इतने बड़े सिंगर थे, तो बर्मन दादा इतनी इज्जत करते थे रफ़ी साहब की कि वो ये नहीं चाहते थे कि अगर रफ़ी साहब की कार में जाते तो रफ़ी साहब के जो ड्राइवर थे, गाड़ी चला रहे होते,
उन्हें ऐसा लगता है कि रफ़ी साहब तो इतने बड़े सिंगर और बर्मन दादा उन्हें सिखा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं। तो बर्मन दादा को ऐसा लगे नहीं, ये अच्छा नहीं लगेगा, मैं अगर रफ़ी मियाँ को कहीं टोकूंगा, कोई रोकूंगा, तो इतनी इनकी इज्जत है, इतने बड़े सिंगर हैं। लिहाजा बर्मन दादा ने ये किया कि इनके जो ड्राइवर साहब हैं, इनके सामने रफ़ी साहब, तो मैं नहीं चाहता कि कुछ भी कमी पेशी हो इज्जत में। लिहाजा आप ये देखिए, इतना कौन सोचता है, लेकिन ये लोग ऐसा सोचते थे। फिर रफ़ी साहब को अपनी कार में ले गए, तो वहाँ कोई टेंशन नहीं था, वहाँ तो रफ़ी साहब को कोई मिलने वाला था नहीं। तो फिर प्रैक्टिस हुई और रिहर्सल हुई, फिर बाद में रफ़ी साहब ने इस गीत को गा दिया। दोस्तों, जब बात फिल्म गैम्बलर की चल रही है, इस गीत की चल रही है, मेरा मन तेरा प्यासा, जिसे रफ़ी साहब ने क्या खूब गाया है, तो यहाँ ये जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है कि हॉलीवुड में एक फिल्म आई 2004 में, इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड। इस फिल्म में बैकग्राउंड में जो सीन है उसमें इस गीत को यूज किया गया। आप अंदाजा लगाइए कि एक इंग्लिश फिल्म में, एक हॉलीवुड की फिल्म में इस गीत को यूज किया गया, तो ये गीत कितना मशहूर रहा होगा और आज भी उतना ही ताजा दम है ये नगमा। You're kind of closed-mouthed, aren't you? Sorry. Just, my life isn't that interesting. दोस्तों, फिर ये गीत तो खैर कितना मशहूर है बताने की जरूरत नहीं, और कितने इन लोगों के सारे ही गीत कितने अच्छे हैंगे, रफ़ी साहब के और एस डी बर्मन साहब के, वो एक अलग चैप्टर है, वो हमें सब मालूम है, हम बीच में गाने भी सुन ही रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि एक दूसरे के लिए इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत, इसलिए उन गानों में मिठास है, प्यार है। बाद में आज हम लोग भले बातें करते हैं कि इन्होंने इनको ज्यादा मौका दिया, उनको सारी चीज़ ठीक है, लेकिन रियलिटी ये है कि वो समझते थे कि किसको कौन सा गीत देना है, किसको कौन सा गीत नहीं देना है। कई जगह होता भी होगा, फेवर लोग करते होंगे, अलग चीज़ है, लेकिन ज़्यादातर यही हुआ है कि अच्छे से अच्छा बेहतर काम हुआ है, कि काम अच्छा होना चाहिए, कौन इस गीत को अच्छा गा सकता है और कौन इसको इतना अच्छा नहीं गा सकता। ऐसे ही शायरों ने भी जैसे लिखे हैं, संगीतकारों का भी सिलेक्शन होता रहा है। बहरहाल इन लोगों की जो एक दूसरे के लिए कद्र थी, जो इज्जत थी, उसकी वजह से इतना अच्छा काम हो पाया है। बाकी अब ये सारे लोग इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आज भी आप ये देखिए कि काम के जरिए ये महान लोग और महान होते जा रहे हैं, और इनको दिन पर दिन लोग याद करते हैं। जिधर भी जाए आप इनके नगमे हमें सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, रिमिक्सेस हो रहे हैं। उसकी वजह यही है कि ऐसा काम अब शायद, बल्कि मुझे तो यकीन है कभी नहीं होगा, जो हो गया वो हो गया। इसलिए आज की यंग जनरेशन भी इनको पसंद करती है, और हमेशा जब तक ये दुनिया रहेगी इन लोगों का काम रहेगा। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम को अब यहीं दोस्तों थामता हूँ, रोकता हूँ, कुछ और आपके लिए लेकर आऊँगा किसी अगले प्रोग्राम में रिसर्च करके। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमें कमेंट्स करके अपनी दुआएं देते रहें, क्रिटिसाइज भी करते रहें। अगर आप हमें कुछ समझाएंगे वो भी सराखों पर है। तो अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत ख्याल रखें, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज।